हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, ह्यूमन उत्सर्जी तंत्र। और ये बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है इसमें पूरे उत्सर्जन तंत्र को। तो इसको आप पूरा स्किप मत कीजिए, अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन कहते किसे हैं, किडनी क्या होती है, किडनी की आंतरिक संरचना क्या होती है, किडनी में क्या क्या पाया जाता है, इसकी इकाई क्या है, ठीक है। और मूत्र का निर्माण कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब पूरा आज हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं उत्सर्जन पर। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में जो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है, उस दौरान जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यदि ये ज्यादा समय तक हमारे शरीर में रुके तो ये दूसरे तंत्रों को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए इसको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब इसके इम्पोर्टेंस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें जो मेन है, जो कि मेन और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का जो उत्सर्जन होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है इसमें अमोनिया। अमोनिया कैसे आया हमारी बॉडी में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हमारा जो पाचन होता है, प्रोटीन्स का पाचन, जो डाइजेशन हो जाता है हमारी छोटी आंत में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस दौरान वहाँ पे एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एमिनो एसिड्स का जितना भी यूज होना होता है वो सब हो जाता है, और जो अतिरिक्त एमिनो एसिड्स होते हैं उनका हमारे लीवर में होता है डीएमिनेशन, और उस दौरान अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया जो है वो बहुत ही हानिकारक है, और इसके जो उत्सर्जन के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और हम इतना पानी नहीं लेते मैमल्स, स्तनी वर्ग। इसलिए हमारे लीवर में जो अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर बनाती है यूरिया। तो ये जो यूरिया फॉर्मेशन की जो साइकिल है जो हमारे लिवर में होती है, इसको भी आप याद रखिए। इसको हम बोलते हैं क्रैब हैंसेलेट साइकिल, इसके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, और इसको ऑर्निथिन आर्जिनिन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस दौरान यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यदि कभी पूछा जाए कि यूरिया और अमोनिया में से कौन सा हानिकारक है, तो आपको याद रखना है अमोनिया। लेकिन उसको उत्सर्जन के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारी बॉडी में कम हानिकारक यूरिया में बदल दिया जाता है लीवर में। तो याद रखना है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? लीवर में हो रहा है, ठीक है। फिर और यूरिक एसिड भी दिखाई दे रहा है हमको, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिया से कम हानिकारक है, और जितना भी पानी की आवश्यकता पड़ती है यूरिया के उत्सर्जन के लिए, उससे भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड उन जंतुओं में होता है, उन एनिमल्स में होता है जिनकी बॉडी में पानी का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कम पानी लेते हैं। मैमल्स तो फिर भी अच्छा पानी पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन यूरिक एसिड जो है वो उन जंतुओं में इस यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट होता है जो कि बहुत कम पानी लेते हैं। जैसे बर्ड्स, एवीज वर्ग जो है, रेप्टाइल्स हैं, ये बहुत कम पानी लेते हैं, इसलिए इनकी बॉडी में यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है ये। तो अमोनिया किस में होता है? अमोनिया जो है वो ऐसे जंतु में जो पानी में पाए जाने वाले हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसलिए उनकी बॉडी में भरपूर पानी है, तो उसी रूप में उनका उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है ना। अमोनिया को कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ती यूरिया में। तो हम यूरिया के रूप में क्यों एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि हम इतना पानी नहीं लेते, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो हमारे शरीर से यूरिया के रूप में एक्सक्रीशन होता है, और यूरिक एसिड का ऐसे जंतु में जो कि कम पानी लेते हैं उनके रूप में होता है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। जितना भी आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो हो गए मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ। अब फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम किस दौरान करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान, एक्सपिरेशन के दौरान, जो निश्वसन की क्रिया होती है उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अतिरिक्त जल जो है वो यूरिन के फॉर्म में भी एक्सक्रीट होता है, और किसके फॉर्म में हो जाता है? स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में भी हो जाता है, ठीक है।
तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल वाष्प के रूप में भी जल का निष्कासन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरह से उत्सर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। उत्सर्जन वह वर्ड है जिसके दौरान कि हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। अब इसको पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये शरीर से पहला है, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। दूसरा है जल और लवणों का संतुलन बनाए रखते हैं। जितना हमारे शरीर में लवण चाहिए, जल चाहिए, उसका पूरा बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे ब्लड में, लिम्फ में जितना भी जो चीज चाहिए उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखते हैं और शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं। होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बनाए रखते हैं। होम्यो मतलब समान, जो होना चाहिए बिल्कुल बैलेंसिंग, ठीक है वो। और पीएच का संतुलन बनाए रखते हैं और रक्त की शुद्धता को बनाए रखते हैं। इस तरह से ये हमारा होता क्या है उत्सर्जन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है। इसी आधार पर अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। इस तरह से, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इसी तरह से यूरिया का एक्सक्रीशन करने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं यूरियोटैलिक। देन यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जो फ्रॉग है और टैडपोल है, तो फ्रॉग कहाँ पर रहता है, पानी में, तो वो किस रूप में करेगा, अमोनिया के रूप में एक्सक्रीशन करेगा। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग रहता है वो यूरिया के रूप में करता है, ठीक है। तो अब आगे हम लेते हैं। अब बात आती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। मानव का उत्सर्जन तंत्र हम किसे कहते हैं और इसमें कौन सा मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। देखिए जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें आप देखिए कि मेन जो है मानव उत्सर्जी तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, वृक्क, किडनी। ये जोड़े में होती है, जोड़े में आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये किडनी। तो किडनी जो होती है पेयर में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाती है। और इसके शेप की बात यदि हम करते हैं तो शेप जो आपको दिखाई दे रहा है बीन शेप्ड होती है, सैम के बीज के आकार की होती है। और ये करती क्या है, रक्त को छान कर मूत्र बनाती है। हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारी दोनों किडनी। फिर यहाँ से ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है यूरेटर, मूत्र वाहिनियां, ठीक है, ये भी पेयर्ड होते हैं। तो किडनी भी पेयर्ड होती है, साथ में यहाँ पर ये जो मूत्र वाहिनियां हैं, जो मूत्र को लाने वाली नलिकाएं हैं, इनको भी ये भी पेयर्ड होती हैं। और फिर यहाँ से आने वाला जो यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको लेके आती हैं मूत्र वाहिनियां और कहाँ छोड़ती हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय। तो मूत्राशय में लाके छोड़ देती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये रक्त ये पूरा यूरिन से भर जाता है तो ये मूत्र मार्ग यूरिथ्रा के थ्रू बाहर छोड़ दिया जाता है मूत्र। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्सर्जी तंत्र के मुख्य अंग जो है किडनी, जो कि मेन है किडनी, ठीक है ना। किडनी में ये मूत्र का, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर यूरेटर्स यानी मूत्र वाहिनियां, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय और यूरिथ्रा मूत्रमार्ग जो सिंगल होता है और इसी के द्वारा फिर मूत्र मूत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्लियर है। तो इसका कार्य क्या हो गया, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे यूरिया तो है ही मेन, हम यूरियोटैलिक एनिमल हैं। यूरिक एसिड भी थोड़ी सी बहुत कम मात्रा में रहता है, क्रिएटिन रहता है, क्रिएटिन रहता है। तो ये सब इसमें से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ये जल, लवण और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है हमारे टिश्यू फ्लूइड में और हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इसके ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके बाद अब आता है मेन जो उत्सर्जी अंग है वृक्क, किडनी, गुर्दा, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी स्थिति क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो ये देखने के लिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए संरचना इसकी। तो संरचना में हम देखते हैं बाहर से ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका कैप्सूल, ठीक है। एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल और ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। बाहर का वाला ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना। ये बाहर से ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कॉर्टेक्स
और ये जो अंदर का पार्ट है ये वाला अंदर का जो पार्ट है, अंदर का ये वाला जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? मेडुला। क्लियर? तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, एंड इनर वन इज नोन एज रीनल मेडुला। ठीक, अब इसके बाद आता है कि ये जो मेडुला है इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि इसमें क्या दिखाई देते हैं, कुछ आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें ये जो है इस प्रकार से, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ये जो मेडुला इस तरह से अरेंज रहता है कि इसमें कुछ पिरामिड से उभरे हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, और इसी प्रकार से मेडुला बाहर का जो कॉर्टेक्स है वो इसके बीच वाली जगह में भी अंदर धंसा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स। तो कॉर्टेक्स बना रहा है रीनल कॉलम्स, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला पार्ट, और ये जो भाग है ये वाला, ये जो पार्ट है ये कहलाता है रीनल पिरामिड्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ये पार्ट जो आपको दिखाई दे, ये रीनल पेल्विस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? रीनल पेल्विस। अब बात आती है कि ये जो हमारी किडनी है ये करती क्या है, काम क्या है? इसकी आंतरिक संरचना तो हमने देख ली, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि मुख्य उत्सर्जी अंग तो है, लेकिन ये ऐसा क्या काम करती है जो इतनी इंपॉर्टेंट है? तो भाई ये हमारे रक्त को छानती है, हमारे रक्त को फिल्टर करती है। फिल्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों फिल्टर को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उस दौरान बहुत से हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, और ये हानिकारक पदार्थ यदि हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रुके रहे तो ये दूसरे तंत्रों को प्रभावित करेंगे और इससे डेथ तक हो सकती है। इसलिए इनका बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे रक्त को छानने का काम, हमारे शरीर में छानने का काम कौन करता है? किडनी करती है, और ये छान कर फिर मूत्र के रूप में इतने सभी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। कहाँ पाई जाती है किडनी? इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है? तो ये हमारी उदर गुहा, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके साइड में बिल्कुल डॉर्सल जो वॉल है उससे चिपके हुए रहते हैं दोनों। और जो दायां वृक्क है जो दोनों पेयर में पाए जाते हैं, तो दायां वृक्क जो है वो बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे स्थित होता है। ठीक है, जो हमारा राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे स्थित होती है लेफ्ट की अपेक्षा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ये इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भाई ये जोड़ी में पाए जाते हैं। जो किडनी है वो पेयर्ड होती है, दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, और इनका आकार कैसा होता है? बीन्स के आकार की होती है, सैम के बीज के आकार की होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। चौड़ाई इनकी होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है इनकी 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर। और हर एक किडनी के 2 किनारे होते हैं। 2 किनारे मतलब क्या? 2 किनारे का अर्थ ये है कि इसके ये जो आपको आउटर दिखाई दे रहा है ये कैसा? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स चीज उथली हुई रहती है ना, तो ये भी ऐसा उभरा हुआ है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। और जो इसका अंदर का किनारा है वो थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है, तो ये कॉनकेव होता है, प्याले के समान। ठीक है, तो बाहर कैसा होता है? ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, और अंदर की तरफ ये कॉनकेव, अवतल। ठीक है, और इसी वाले पार्ट में यहाँ पे हाइलम पाया जाता है। ठीक है, हाइलम पाया जाता है। तो इसमें जो है अब इसके कार्य क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये रक्त को अपशिष्ट पदार्थ से हमें फ्री करता है। जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं हमारे शरीर में उनको ये छान के साफ कर देता है हमारे रक्त को। मूत्र का निर्माण करता है, और हमारे शरीर में जल, लवण, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है, पीएच का संतुलन बनाए रखता है, और रेनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो किडनी आपको क्लियर है। एक चीज और बता दूं, इसी किडनी में करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? इसी किडनी में करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है वो वृक्क नलिका जो है ये क्या है? हमारे शरीर में हमारे किडनी की फंक्शनल या क्रियात्मक इकाई है, ये है ना, फंक्शनल यूनिट है।
फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, करोड़ों की संख्या में इसमें क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी इसलिए बता रही हूँ मैं, किडनी में ही तो पाए जाते हैं, बिल्कुल चिपके हुए से इस तरह से ये जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पर करो। और जो मुख्य रूप से मूत्र का निर्माण होता है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स में होता है। और जब पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूरिन जो है वो यहीं कलेक्ट होके रहती है और फिर ये यूरेटर के माध्यम से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये पाया कहाँ जाता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, नीचे की तरफ। ठीक है, साइड में हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है उसके ऊपर यहाँ साइड में पाया जाता है ना। दायां वृक्क जो है, दायां वृक्क बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे स्थित होता है और जोड़ी में पाए जाते हैं। सैम के बीच के बीन्स के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इनके जो दो किनारे होते हैं, तो बाहर वाला किनारा कॉन्वेक्स शेप में होता है और अंदर वाला किनारा जो है कॉनकेव शेप में होता है। और इसी पर हाइलम होता है, जहाँ पर कि जो हमारी किडनी है, जो हमारा यहाँ मूत्र का निर्माण हो रहा है, वो इसी भाग में यहाँ पे कलेक्ट होती है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, और इसके कार्य आपने देख लिए। तो ये बाहर वाला पार्ट, एक जो बता दूं, बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट जो होता है इसको मेडुला। क्लियर। इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी, आपको रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी क्या, रीनल, कहीं पर भी रीनल लिखा हो तो वो किससे संबंधित होता है, किडनी से संबंधित होता है। तो रीनल आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके आ रही है, ऐसे ब्लड को लेके आ रही है जिसमें कि बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हैं। इन्हीं पदार्थों को बाहर निकालना है, इन्हीं पदार्थों से हमारे रक्त को मुक्त करना है। तो रीनल आर्टरी जैसे ही इधर आती है, इसमें एंटर होती है, किसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। देखिए आपको बताती हूँ मैं। तो अब जैसे ही रीनल आर्टरी यहाँ से आई, रीनल आर्टरी कैसे ब्लड को ला रही है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हैं और इन हानिकारक पदार्थों को छान के अलग कर देना है, मूत्र में भेज देना है और हमारा रक्त पूरी तरह से साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो अब क्या करेगी ये, जैसे ही यहाँ से आती है कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं ना, जितने नेफ्रॉन से उतने इसमें शाखाएं हो जाती हैं। तो अब आर्टरी है, आर्टरी की शाखा को क्या हम बोलेंगे, आर्टेरियोल, रीनल आर्टेरियोल। ठीक है, तो आगे जब आप नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि हर एक नेफ्रॉन में जो आएगी उसको आर्टेरियोल कहा जाएगा। और फिर हर एक आर्टेरियोल हर एक नेफ्रॉन में एंटर होती है, कि भाई जैसे हमारी छन्नी होती है ना, हम चाय छानते तो उसमें जो छेद होते हैं वहां से छन के हमारी चाय नीचे आ जाती है और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। ऐसे यहाँ पे जब हम जितना भी इसमें हानिकारक पदार्थ हैं वो सब नेफ्रॉन्स में जाएंगे और सब छन छन कर जो हानिकारक पदार्थ है मूत्र, वो अलग हो जाता है और हमारा रक्त पूरी तरह साफ हो जाता है। क्लियर। अब आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए अब हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें आते हैं नेफ्रॉन्स पर। तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि आपने बहुत सारे अब यूनिट पढ़ते आ रहे हैं, हमारी बॉडी का यूनिट क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, कोशिका। ठीक है ना, कोशिका है। फिर आपने लंग्स में भी पढ़ा था, लंग्स की इकाई क्या है, लंग्स की इकाई है कूपिका, एल्वोलाई। इसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन है। और इसी को अब आप देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं कि प्रत्येक वृक्क में, जो अभी आपको हमने पहले इसके पहली वाली स्लाइड में बताया था कि जो किडनी होती है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो कितने होते हैं, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यही रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिस फिर आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेफ्रॉन का संरचनात्मक चित्र, डायग्राम देखिए। यहाँ पर आपको ये जो चित्र है, यहाँ पर ये सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है ना, ये कप के समान स्ट्रक्चर, एक सिरा तो ये है जो बंद है और दूसरा सिरा यहाँ आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए जो कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं वुमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वुमन कैप्सूल।
ठीक है, वुमेन कैप्सूल। और इसी के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर ये आ रही है क्या, रीनल एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। तो जैसे आपको बताया था किडनी में जैसी रीनल आर्टरी आती है कि बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो वही ये रीनल आर्टेरियोल है, सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल जैसे यहाँ आती है तो ये बहुत सारी ब्रांचेस में, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और एक गुच्छा बना लेती है, किसका, कैपिलरीज का, ठीक है ना। कैपिलरीज का गुच्छा बनाने के बाद में फिर ये यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ डिवाइड हुई थी आगे निकल कर फिर सब जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो गुच्छा बन गया है कैपिलरीज का उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ, केशिकाओं का गुच्छा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कप के समान ये संरचना है और इसी में केशिका गुच्छ है, बीच में कप में जो है ये केशिकाओं का गुच्छा है। तो ये पूरा भाग जो है ये कहलाता है मेलपिगियन कॉर्पस्कल, मेलपिगियन बॉडी, ठीक है, मेलपिगी काय कहा जाता है इसको। तो जिसमें हम क्या क्या देख रहे हैं कि बीच में केशिका गुच्छ है और ये कप के आकार का ये वुमन कैप्सूल है। फिर हम आगे चलते हैं। अब यही जो है ये पतला होकर क्या बना रहा है, पतला होकर ये क्या बना रहा है, यहाँ पर पतला होकर ये बना रहा है यहाँ पर ये सिक्रेटेड ट्यूब्यूल, स्त्रावी भाग। ये पूरी जो नलिका है यहाँ पर, ये वाली जो पूरी नलिका दिखाई दे रही है आपको, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ से जैसे आगे बढ़ती है कि कुछ ये कॉइल्स बनाती है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि वुमेन संपुट के पास में है इसलिए इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्लियर। फिर आगे चल के यू के आकार में बदलती, इसको बोला जाता है हैनेले ऑफ लूप। क्या कहा जाता है इसको, लूप ऑफ हैनेले या हैनेले लूप। लूप एक किसके, लूप के आकार के, फंदे के आकार का है, इसलिए इसको कहा जाता है लूप ऑफ हैनेले। फिर आगे चल के ये फिर कुछ यहाँ पे कॉइल्स बनाता है, तो इससे वुमेन कैप्सूल से ये कुछ दूरी पर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करूं मैं आपको, ये जो है कप के आकार का जो शेप है इसको हमने बोला वुमेन्स कैप्सूल। फिर इसके बीच में जो केशिकाओं का गुच्छा है वो कैसे बना है कि एफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही एंटर होती है हमारी नेफ्रॉन में कि केशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, और जिस प्रकार से इसकी ब्रांचेस हुई थी वो सब ब्रांचेस जुड़ने के बाद में बनाती है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये एंटर हो रही है कप में, एफरेंट आर्टेरियोल फिर बना रही है, डिवाइड होने के बाद में बहुत सारी कैपिलरीज बना रही है, गुच्छा बना रही है, तो उसको बोला हमने ग्लोमेरुलस। और फिर जिस प्रकार से इनसे गुच्छा बनाया था वो सब कैपिलरीज फिर से जुड़ने के बाद फिर एक मोटी सी यहाँ पे आर्टेरियोल बना रही है जिसको कि हम बोलते हैं एफरेंट। तो एंटर होने वाली एफरेंट आर्टेरियोल, निकलने वाली एफरेंट आर्टेरियोल, ये कितना क्लियर है। और ये पूरा भाग जो है, ये जो कप और केशिका गुच्छ और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मेलपिगी बॉडी, मेलपिगी काय, मेलपिगियन कॉर्पस्कल, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है। फिर यही कप जो है ये यहाँ नैरो हो जाता है और ट्यूब के आकार का होता है जिसको ट्यूब्यूल कहते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नाम है उसको आपको याद रखना है। इस वुमन कैप्सूल के पास में जो कॉइल्स पाए जा रहे हैं कुछ, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये इसके पास में है इसलिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर यही कुछ यहाँ पे कॉइल्स बनाए, फिर ये यू के आकार का, इसको हैनेले लूप बोला। फिर इससे कुछ दूरी पर फिर से कुछ कॉइल बनाए जा रहे हैं, तो इससे दूरी पर इसलिए बोले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब सिरे पर, दूर, तो इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका हिंदी में। और फिर यही आने के बाद में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में ये जुड़ जाती है, क्लियर। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसमें ये कहाँ पे क्या पाया जाता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जितना भी पार्ट है, जिसमें कि आ जा रहा है मेलपिगियन काय,
और प्रॉक्सिमल, पीसीटी, डीसीटी, और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में पाए जा रहे हैं। कॉर्टेक्स, दो पार्ट पढ़े थे ना हमने किडनी में कि कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये इस तरह से अरेंज रहता है नेफ्रॉन कि इसके ऊपर वाले जितने पार्ट हैं ये पूरा पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है, और ये यू आकार का ये जो लूप है ये और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये कहाँ पाए जा रहे हैं? मेडुला में पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होता है। और फिर यही जो आगे चलकर रीनल जो क्या है ये वाली एफरेंट आर्टरियोल, फिर एफरेंट आर्टरियोल जो है ना ये पूरा जाल बना लेती है, इसको घेर लेती है, पूरा जाल बना लेती है। और फिर जाल बनने के बाद में फिर यहाँ पर ये पूरा जाल बना लेगी, इसको पूरा घेर लेगी, फिर यहाँ आने के बाद में फिर ये रीनल वेन बना लेती है। क्लियर है? तो ये आप इसको वासा रेक्टा कहा जाता है। जो एफरेंट आर्टरियोल आगे चल के वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करती है वो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका कार्य क्या है। तो अब हम देखते हैं, अब इसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब हम देखते हैं नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला हम मालपीजिकाए, मेलपिगियन कर्पसल, जिसमें आता है ग्लोमेरुलस और वुमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ग्लोमेरुलस आ जाता है और ये पूरा कप आ जाता है वुमन कैप्सूल। फिर इसके बाद में पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि जिसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका या निकटवर्ती कुटिल नलिका। ठीक है, फिर हैंडेले लूप, फिर उसके बाद आता है डीसीटी। ठीक है, और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कि सभी जितनी भी उस लाइन में पाई जा रही हैं जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो सब आकर एक मेन लाइन होती है ना, उसमें आगे खुल जाते हैं छोटी छोटी नलियां, तो इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इसके पार्ट हो गए। अब नेफ्रॉन के कार्ड क्या है, कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है? तो ये छनन का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है ना। फिर और क्या काम करता है? पुनः अवशोषण का कार्य करता है और स्रावण का कार्य करता है। ठीक है, ये आप आगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि नेफ्रॉन के कार्य क्या है, जो मूत्र का निर्माण करता है वो किस प्रकार से होती है और उसके कार्य क्या क्या है। चलिए अब आता है यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण। तो मूत्र निर्माण जो है इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। ठीक है ना, तो वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले तो ये काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। कहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार से ये काम करते हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल जो एंटर हो रही है कप के अंदर, उसका डायमीटर और इसमें से जो निकल रही है एफरेंट, इसके डायमीटर में अंतर होता है ना। ये कैसी होती है? चौड़ी होती है। जो एंटर हो रही है वो थोड़ी सी कैसी होती है? थोड़ी चौड़ी होती, और इसका व्यास जो होता है कम होता है, डायमीटर कम होता है। तो जिस तेजी से ब्लड यहाँ आ रहा है, जिस तेजी से ब्लड इसमें से आया, कैसा ब्लड? जिसमें हानिकारक पदार्थ है, जिसको कि छानना है ना। तो जैसे यहाँ से ब्लड आता है और ब्लड जैसे इसमें एंटर होता है, और ये सब नलिकाओं, जब क्योंकि केशिकाओं का गुच्छा है तो हर एक केशिका में से एंटर होगा ब्लड, और जब ब्लड एंटर होगा तो उसी तेजी से यहाँ से निकल नहीं पाता क्योंकि इसका डायमीटर कम है। समझ गए ना आप? तो क्या होगा कि इसकी केशिकाओं की दीवार पर इस पर प्रेशर पड़ेगा और जितने भी इसमें हानिकारक पदार्थ हैं वो छन छन कर यहाँ पर आ जाएंगे। छन छन कर कहाँ पे आ जाएंगे? ये जो कप है इसके जो स्पेस है यहाँ पे छन छन कर आ जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। तो क्लियर है आपको इतना? अब चलिए इसमें देखते हैं हम क्या क्या इसमें दिया है। रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। क्लियर, ग्लोमेरुलस में प्रवेश करा, रक्त ने कर लिया, यहाँ प्रवेश करा। अब उच्च दाब के कारण, उच्च दाब क्यों बन रहा है भाई? इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है। जब कोई चीज एक नली बहुत चौड़ी और इधर की सक्रिय है तो फिर तो प्रेशर पड़ेगा ना, उस तेजी से यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो उसके कारण क्या है कि उस जो ब्लड है, जो ब्लड आया है उसमें जितने भी जल हैं और दूसरे जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, यूरिया है, क्रेटिनिन है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, जिसको कि नहीं रहना है, वो सब छनकर कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं भाई, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। क्या कहा जाता है इसको? फिल्ट्रेट। जो छन छन कर आ गए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। परिनलिकी द्रव, और इसमें क्या क्या आ गया? जल आ गया, ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड्स आ गए, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया,
जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो इधर पे छन छन कर आ जाते हैं। क्लियर है ना? तो मूत्र के निर्माण में पहली जो क्रिया है, जो स्टेप है, वो है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की, चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इतने छनने के बाद भी, ठीक है ना, इतने छनने के बाद भी इसमें जो कुछ उपयोगी पदार्थ आ गए हैं उनको फिर से कहाँ छोड़ दिया जाता है, रुधिर में। ठीक है ना? तो इसको पढ़ने के लिए आप देखिए, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें से क्या हो रहे हैं, फिर से जितने भी इसमें आना चाहिए थे केवल हानिकारक पदार्थ, लेकिन कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ गए हैं, तो फिर इसकी दीवार जो है, जो इसकी दीवार ट्यूब्यूल को अवशोषित करती है और फिर उनको किस में छोड़ देती। अब इसको एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है, यहाँ से ये आया, ये इसकी शाखा आई और यहाँ से बिल्कुल पास, तो इसी दौरान इनमें आदान प्रदान होता है। तो चयनात्मक पुनर्अवशोषण में क्या बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी उपयोगी पदार्थ आ गए हैं वो सब, जितने भी उपयोगी पदार्थ आ गए हैं वो इसमें छोड़ दिए जाते हैं, ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जिसको कि हम वासा रेक्टा बोलते हैं। जितने भी इसमें उपयोगी पदार्थ आ गए थे, नहीं आना चाहिए था, वो यहाँ पे क्या छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना जी, फिर से पुनः अवशोषित कर लेती है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है भाई? ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है कि जितने भी, अब इसमें, अब हम क्या करें, इसमें आना चाहिए पूरा प्योर ब्लड, पूरा प्योर ब्लड आना चाहिए, छना हुआ रक्त, लेकिन इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं। तो वो हानिकारक पदार्थ जो आ जाते हैं, तो यही वाली, इसी चीज को मैं बताऊंगी कि यहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं ना, वो इस ट्यूबुलर सीक्रेशन के कारण, नली के स्रावण के कारण, ये यहाँ पे जो इसमें आना चाहिए थे पूरे क्या, प्योर वाला ब्लड, लेकिन प्योर वाला ब्लड जो नहीं है, इसमें क्या आ गया बेटा, तो ये जो है यहाँ से जो आ रहा है वो इसमें से इसमें छोड़ दिया जाता है फिर से। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। मतलब जो हानिकारक पदार्थ इसमें आ गए थे भूलवश, इसको पूरा प्योर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो फिर से इसमें स्रावित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3 स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस। क्या है ये? इस दौरान तो ये छनन हो गया, आ गया। अब उसके बाद देखा जाता है कि उपयोगी पदार्थ जो इसमें आ गए थे उसको इसमें फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हानिकारक पदार्थ यहाँ पे आ गए उनको फिर से इसमें स्रावित कर दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इसकी 3 स्टेप्स हैं, और 3 स्टेप्स में आते आते यहाँ पर जो पूरा का पूरा, ये जो यहाँ पर पूरा आता है इस तरह से, पूरा ये हमारे यहाँ तक आते आते पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ये छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको 3 स्टेप्स हैं, एक बार आप और यहाँ रिवाइज कर लीजिए। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे छनकर आ गया, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि का फिर से पुनः अवशोषण कर दिया जाता है रक्त में। और फिर सीक्रेशन में हम देख रहे हैं कि जितने कुछ हानिकारक अतिरिक्त पदार्थ जो हैं उनको फिर से मूत्र के निस्यंदन में छोड़ दिया जाता है, स्रावित कर दिया जाता है, जो कि रहने नहीं चाहिए थे। इस तरह से इसमें मूत्र का निर्माण होता है 3 स्टेप्स के अंतर्गत। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं कि किडनी के द्वारा परासरण नियमन कैसे किया जाता है भाई। तो परासरण नियमन क्या है कि भाई हमारे रक्त में जितना पीएच होना चाहिए, जितने सॉल्ट्स होना चाहिए, जितना जल होना चाहिए, उसकी जितने की ऑस्मोरेगुलेटरी कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसको संतुलन बनाए रखने की प्रोसेस कहलाती है परासरण नियमन। ठीक है ना? किडनी शरीर के दमों का परासरण दाब नियंत्रित करती है तथा जल संतुलन बनाए रखती है। अब कैसे करती है ये ऑस्मोरेगुलेशन, ये हमें देखना है कि रक्त में, पहला यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर कि ये जो है रक्त में कम परासरण दाब के समय। अब कम परासरण दाब कब होगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर कब कम होगा? जबकि वहां पे पानी ज्यादा है। क्या है वहां पर? पानी ज्यादा है, सॉल्ट्स कम है, कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो उस दौरान क्या होगा कि हाइपोथैलेमस में जितने भी
हाइपोथैलेमस के वहाँ पे एक पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है एडीएच। एडीएच का काम आपको बता दूं मैं, एडीएच जो होता है ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च पाली से स्रावित होता है। सबसे लास्ट पोस्टीरियर लोब जो लोब होता है ना, उसमें 3 पालियां होती हैं, तो पोस्टीरियर लोब से एडीएच नाम का हार्मोन स्रावित होता है। और एडीएच क्या करता है, पानी के पुनः अवशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर तो पानी की अधिकता है, हमारा जो रक्त है वो अब इस समय कैसा है, ज्यादा डाइल्यूट है ना, तो उसमें से पानी की मात्रा कम करनी है। तो ये कैसे कैसे ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होगी भाई, देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का निष्क्रियकरण हुआ कम मात्रा में, यहाँ पे एडीएच कैसा बन रहा है, कम बन रहा है। इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। और जब ये कम बनेगा तो नेफ्रॉन और वृक्क नलिकाओं की जल पारगम्यता में कमी आ जाएगी, वो एब्सॉर्ब नहीं करेंगी ज्यादा। ठीक है ना, जब नहीं करेंगी तो अधिक मात्रा में और कम सांद्र मूत्र का निर्माण होगा। जब हमारी ब्लड वेसल जो है वो उसको एब्सॉर्ब नहीं कर रही है, तो जितना भी अतिरिक्त पानी है वो मूत्र में चला जाएगा, और मूत्र क्या ज्यादा मात्रा में बनेगी और कैसी होगी, डाइल्यूट होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर से पानी को निकालना है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस समय एडीएच जो है वो कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि एडीएच का काम क्या होता है, एडीएच क्या करता है, उसको वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ जब कम बनेगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो वो जो अतिरिक्त जल है वो मूत्र में चला जाएगा, जब मूत्र में चला जाएगा मूत्र ज्यादा मात्रा में बनेगी और कम सांद्र बनेगी। ठीक है ना, और इस तरह से हमारे रक्त का परासरण दाब जो है वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पानी निकल गया, लवण है, इसलिए वहां का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा और सामान्य हो जाएगा। ये तो बात इसकी हो गई। अब यदि रक्त में हमारा अधिक परासरण दाब है, कैसा है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए उसमें क्या, पानी की मात्रा को बनाए रखना है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना है हमें। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, रक्त में उच्च परासरण दाब हो गया तो यहाँ पर अधिक मात्रा में एडीएच बनेगा। कैसा बनेगा, अधिक मात्रा में एडीएच बन रहा है ना, तो अधिक मात्रा में एडीएच बनेगा, तो इससे क्या होगा, नेफ्रॉन और वृक्क नलिकाओं में पारगम्यता बढ़ जाएगी। जब पारगम्यता बढ़ेगी तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है ना, उसमें से अवशोषण हो जाएगा, जब अवशोषण हो जाएगा मूत्र में पानी की मात्रा कम बचेगी, तो मूत्र कैसी होगी, एक तो कम मात्रा में बनेगी और वो कैसी होगी, अधिक सांद्र होगी, कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगा। और रक्त का परासरण दाब जो है यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये यहाँ पर जो है कम सांद्र नहीं होगा, ये अधिक सांद्र होगा। यहाँ पे क्या होगा, अधिक सांद्र हो जाएगी, जो मूत्र है ना, ये यूरिन अधिक सांद्र हो जाएगी, गाढ़ी बनेगी, पीली ज़्यादा बनेगी, कम मात्रा में बनेगी, क्योंकि पानी को रिटेंशन देना है, ब्लड में ज़्यादा पानी रहना चाहिए, उसका परासरण दाब को नॉर्मल करना है इसलिए। और रक्त का परासरण दाब कैसा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है, इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या अधिक अंश परासरण दाब के समय, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये जो है ये आपका क्लियर हो जाता है। और अब अगले उसमें हम पढ़ेंगे, ये मैं एक ही भाग में ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगले भाग में जो भी आगे बचा हुआ है इसके, जिससे जितने इसके डिसऑर्डर्स है वो, और हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, और कैसी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, और भी कुछ ऐसे 1-2 टॉपिक यदि रह गए होंगे तो उसको मैं, और इसके एमसीक्यूज, इसका जो पूरे एमसीक्यूज हैं वो मैं अगले पार्ट में लूँगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।